और अब बात करेंगे तमाम खबरों की, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस बिसात बिछाने में जुट गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसमें मध्य प्रदेश को लेकर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और नाम फाइनल होंगे। पहली लिस्ट में 130 से 150 सीटों के उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इंतजार था पितृपक्ष खत्म होने का, अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें कि 150 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं या 130 से 150 नामों के होने की बात की जा रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 सूचियां जो जारी की, उनमें कई सारे नाम ऐसे हैं जो शामिल किए गए हैं। हालांकि कई सांसद ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली में मंथन होगा कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। और क्योंकि 15 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का, इसीलिए भी ये मंथन बेहद अहम है। तो 130 से 150 सीटों की लिस्ट पहली आ सकती है कहा जा रहा है। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुराग श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं भोपाल से। सबसे पहले अशरफ, आपके पास आज क्योंकि बड़ी बैठक होगी कांग्रेस की तरफ से और यहां पर पहली सूची को लेकर नाम फाइनल कर दिए जाएंगे, तो क्या ये मानकर चले कि 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट आ जाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पहली लिस्ट जो है 15 अक्टूबर यानी नवरात्र के पहले दिन आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की पहली बैठक हो चुकी है और उसमें करीब 140 के आसपास सीटों पर मंथन किया गया था। हालांकि उस वक्त कहा गया था कि इसमें कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, किसी का नाम फाइनल नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब सीईसी होती है तो उसमें नाम तो आपको क्लियर करने ही पड़ते हैं। जहां पर कोई विवाद नहीं होता, जहां सिंगल नाम होते हैं वहां पर उनको रख दिया जाता है। जहां विवाद की स्थिति होती है उस पर दोबारा मंथन किया जाता है। आज फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 11 बजे होगी। तो अगर कहीं कुछ लगेगा कि पूर्व में जो बैठक हुई उसमें किन सीटों पर विवाद था और आज जो बची हुई सीटें हैं उन सबको लेकर एक लंबी बैठक चलेगी और उसमें अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। हालांकि ये जो जब फैसला कर लिया जाता है, ये जरूरी नहीं होता कि तमाम लोग जो पूरे उम्मीदवार हैं 230 सीटों के उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करें। ये किस्तों में भी कर सकते हैं, जैसा बीजेपी ने किया है। अभी तक 4 सूची जारी कर चुकी हैं और कांग्रेस ने अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की है। तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की जो पहली सूची होगी वो करीब 100 के और 150 के बीच के आसपास हो सकती है और नवरात्र के पहले इंतजार अभी बाकी है। अनुराग, बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई पत्ते खोल दिए। कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा। जो लिस्ट सामने आई उनमें कई मंत्री भी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस के बीच किस तरह की हलचल है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदार हैं उनकी बेसब्री तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि नवरात्रि की शुरुआत के साथ कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। यानी कि ये पूरी तरीके से तय है कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी और इस पहली सूची में 140 से लेकर 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आज जो दिल्ली में बैठक होनी है उसमें जो बाकी बची 80 सीटें हैं उनको लेकर मंथन होना है। पार्टी आज तय कर देगी कि सभी 230 सीटों पर कौन सी उम्मीदवार पार्टी के होंगे। लेकिन खबर इस बात को लेकर भी आ रही है कि मौजूदा आधा दर्जन विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी है। इसमें अजय टंडन है, सुनील सर्राफ हैं, मुरली पोरवाल हैं, ऐसे कई विधायक हैं जिनके पार्टी टिकट काटने की तैयारी में। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि 150 सीट के दावेदार कौन होंगे और अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है।
बिल्कुल, और इंतजार इसी चीज का है कि आखिर कब नामों का ऐलान होगा कांग्रेस की तरफ से। हालांकि आज बैठक होगी, इसमें निर्णय लिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल तो बच चुका है, लेकिन नामों का इंतजार अभी बाकी है। अब खबर शिवपुरी से आ रही है, जहां पिछोर से बीजेपी उम्मीदवार प्रीतम सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। आपराधिक मामलों को लेकर शिकायत की गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर को भी पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। इधर प्रीतम के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित होने का खतरा मंडराने लगा है। तो प्रीतम पर एक्शन की तलवार लटक रही है अभी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और अब बात होगी इजरायल को लेकर, जहां 212 भारतीयों को लेकर इजरायल से इंडिया वापस फ्लाइट लौट आई है और फ्लाइट 1140 दिल्ली एयरपोर्ट पर 5:54 पर लैंड हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश ला दिया गया है। सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसके जरिए इजरायल से भारतीयों की वापसी हो रही है। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वहीं टीकमगढ़ की बेटी स्वाति, जो इजरायल में पढ़ रही थी, उसे सुरक्षित लाने के लिए उसके पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। 30 अक्टूबर को स्वाति का वीजा भी समाप्त हो रहा है। टीकमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम की रहने वाली स्वाति का एमएससी एग्रीकल्चर में वर्ष 2020 में इजरायल में चयन हुआ था और वो पढ़ाई खत्म कर लौटने ही वाली थी, इतने में लड़ाई शुरू हो गई। इस वक्त में मैं दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ पर तकरीबन 212 ऐसे यात्रियों को यहाँ पे लाया गया है इजराइल से, जो भारत मूल के हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पर लौटे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद इम्तिसार है। हाँ, मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। जिस तरह से इजराइल में हालात बने और जिस तरह से वहाँ पर एक डर और खौफ का वक्त तो नेशन था ही, लेकिन जिस तरह से अब भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया, भारत मूल के तमाम लोगों को अब भारत में लाया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा तेज़ आवाज़ में आपसे बात। वो डेफिनेटली बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का और इंडियन एम्बेसी तेल अवीव का, सबका वो कलेक्टिव जो है एफर्ट है और कभी बहुत सराहनीय कदम है। आप यहाँ से सीधे दरभंगा जाना है या कहीं और अपने रिश्तेदारों से मिलना है? सीधा अभी तो नहीं प्लान है, लेकिन जाऊँगा मैं जी। और मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से स्थिति की बात कर रहे थे, अभी वहाँ पे इजराइल में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है, और जब अचानक वह बमबारी हुई, जब सारी चीज़ें हुई, तो क्या किस तरह का डर और खौफ था उस वक्त को मैं आपके शब्दों में समझना चाहूँगा। देखिए, जो वॉर डिक्लेयर है तो डेफिनेटली डर तो रहेगा ना। वॉर डिक्लेयर है, लड़ाई चल रही है, पता नहीं है कि कितने दिन चलेगी, कितना घर पे खाना रखना है, कितना स्टॉक रखना है, ग्रोसरी रखना है, क्या रखना है, क्या पता सुपरमार्केट में स्टॉक ख़त्म हो जाए, तो इस सब चीज़ का डर तो रहता था। आप रह रहे हैं इजराइल में, लेकिन दरभंगा में जो आपके परिवार होंगे उनको समझाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, क्योंकि सब मीडिया सब तरह का है, तो जाहिर है कि थोड़ा देख के डर तो लगता ही है। तो मैं समझा रहा था कि उतना अभी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं, बाकी वॉर डिक्लेयर है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वहाँ से जब आप फ्लाइट पे बैठे, घर वालों से बातचीत हुई, किन से अपने माँ पापा किन से जब बातचीत हो रही तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, मेरी मदर का बहुत सरप्राइज़ थी वो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं आऊँगा। ये सारा बहुत मतलब बहुत जल्दी हुआ है ये सब, मतलब सिर्फ 24 घंटे में ही हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छा था उनका। कई दोस्त आपके आज भी फंसे होंगे वहाँ पे? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले रजिस्ट्रेशन करा था। तो इजरायल में युद्ध जैसे हालात के बीच रेड अलर्ट मोबाइल
ऐप लोगों का मददगार साबित हो रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से इजरायल के किस इलाके में कितने बजे रॉकेट से हमला हो रहा है, इन हमलों में कैसे सतर्क रहना है, इसकी सटीक जानकारी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से करीब 212 भारतीय मूल के लोगों को विशेष चार्टर्ड विमान से वापस ला दिया गया है। देखो, ये अपने आप में बड़ा बोल्ड मूवमेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन में फ़्लाइट अरेंज करना और उस फ़्लाइट के अंदर सारे इंडियंस को इन्फॉर्मेशन पहुंचा के वहाँ से इवैक्यूएट करना, तो अपने आप में बहुत ही बोल्ड मूव है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि उन्होंने हमें सेफली वहाँ से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से सिचुएशन है, ऑल्दो जहाँ पे मैं रह रहा था, मैं नॉर्थ पार्ट में था, वहाँ पे सिचुएशन अभी भी मोर और लेस नॉर्मल है। इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं है, लेकिन कभी भी सिचुएशन एक्सलेट हो सकती है, तो इस वजह से। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरताज सिंह के निधन पर उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने पूर्व मंत्री सरताज सिंह की स्मृति में नर्मदापुरम में आंवली घाट के विकास को पूरा करने का ऐलान किया। साथ ही सीएम ने सरताज सिंह के लगातार चुनाव में जीतने को पूरे देश के लिए उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जाति की बात की जाती है, लेकिन सरताज सिंह ने जातिवाद से ऊपर उठकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और परिवार वालों से मुलाकात करने शिवराज सिंह पहुंचे। आप देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। सरताज सिंह हालांकि अब नहीं रहे और उनके परिवार वालों से मिलने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उदाहरण थे। आज कई बार मुझे लगता है कि बात जातियों की चलती है, लेकिन जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीते वहां तो सिख थे ही नहीं। वो जातिवाद से ऊपर उठ के जो राजनीति की जाती है, उसके आदर्श उदाहरण थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के नाते समय कम मिला अटल जी के साथ, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनाने के लिए जो काम किया, अद्भुत था। यहाँ रुकेंगे एक थोड़े से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।